नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को लेकर सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया और तीनों सेनाओं की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। तीनों सेनाओं की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उपद्रवियों के लिए आर्मी में कोई जगह नहीं है और सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी युवा के खिलाफ FIR होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। सेना की तरफ से साफ किया गया कि अग्निवीर भी सामान्य सैनिक की तरह होंगे और उनसे अलग व्यवहार नहीं होगा। सामान्य सैनिकों की ही तरह उन्हें भी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही सेना ने कहा कि अब आगे से भर्ती सिर्फ अग्निपथ योजना के ही तहत होगी। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये देश के नौजवानों का भविष्य चकनाचूर करने वाली है। हरीश रावत यूपी के संभल में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। सारे ख्वाब और 4 साल के लिए वो जाएंगे और जब वो घर वापस लौट के आएंगे तो लोग कहेंगे, मजाक में कहेंगे, ए भाई अग्निवीर क्या हो रहा है, कब नौकरी लग रही है तेरी, कहाँ तुझको क्या मिल रहा है। कुछ उनको बेचारों तो उनमें बड़ी निराशा है इसमें नौजवानों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रानी चौरी में आयोजित जिला कार्य समिति में शिरकत की। अग्निपथ योजना के विरोध के मामले पर मदन कौशिक ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब युवा इसे गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें बात समझ में आ जाएगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस सारे मसले में अनावश्यक रूप से देश के ऐसे युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इसको गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बात समझ में आएगी। बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ताओं के लिए धामी 2 सरकार लगातार किसी भी समय अपना पिटारा खोल सकती है। होमवर्क शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को सरकार में दायित्व दिए जाने के बाद जो सुगबुगाहट और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत और बजट सेशन के पूरा होने के बाद अब बारी है सरकार में कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने की। मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का दायित्व दिया जा चुका है। इसके बाद से कार्यकर्ताओं की धड़कन तेज हो गई है। माना जा रहा है कि धामी सरकार किसी भी वक्त अपना पिटारा खोल सकती है। विधायक खजानदास का कहना है कि पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत कर चुके हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय मुख्यमंत्री बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि किसको दायित्व दिया जाए और करीब करीब लिस्ट भी बन चुकी है और कुल मिलाकर के देखा जाएगा कि जिन्होंने इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति निष्ठा के भाव से काम किया है, ऐसे लोगों को नवाजा जाना चाहिए। सूत्रों की माने तो हर एक विधानसभा में 1 या फिर जिले में 3 से 4 निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सरकार दायित्वों से नवाज सकती है। प्राथमिकता उन विधानसभा क्षेत्रों की रहेगी जहां पार्टी चुनाव हारी है। विचार विमर्श करने के बाद हम सरकार को सुझाव देंगे कि ये मुख्य कार्यकर्ता पार्टी संगठन के आधार पर अच्छा काम इन्होंने किया है, इनको इस प्रकार के अच्छे काम में लगाया जाए जिससे कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच सके। माना जा रहा है कि जल्द ही दायित्वधारियों को लेकर फैसला हो सकता है। विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ता तो प्राथमिकता में रहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर भी गुणा भाग किया जा रहा है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून में आज नगर निगम के स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सब लोग स्वच्छता को आदत बनाएं और हम मिलकर दून को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाएंगे। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कि अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। नहीं, हम लोगों ने सबने संकल्प लिया है, हमारे नगर निगम देहरादून के लोगों ने, हमारे दून डिफेंस टीमर्स के द्वारा और यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी इसको बनाएंगे। और हम लोग स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया है, पूरी तरह से हम उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए उसकी शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। देहरादून के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह उत्तराखंड दौरे पर हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ साथ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी का दौरा किया। विधानसभा सेशन खत्म हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं कि एक बार फिर से इस पर अब डिबेट शुरू हो गई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का स्टेटस क्या है? 22 साल पहले जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तब देहरादून टेम्परेरी राजधानी बनाई गई थी। तब से आज तक राजधानी का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। उत्तराखंड के साथ ही अस्तित्व में आए झारखंड और छत्तीसगढ़ में राजधानी कभी मुद्दा नहीं रहा। दोनों ही राज्यों में गठन के साथ ही राजधानी घोषित कर दी गई। कई सालों बाद बनी तेलंगाना ने भी इस मुद्दे को हल कर लिया, लेकिन उत्तराखंड आज भी गैरसैंण और देहरादून के बीच झूल रहा है। इस बीच गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होने से राजधानी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इसे कांग्रेस विधायकों ने तो मुद्दा बनाया ही, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की पहल करने वाले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी निराश हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि राजधानी अब कोई मुद्दा नहीं था, बस गैरसैंण के विकास की जो योजना उनके कार्यकाल में बनी थी उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित ही नहीं बल्कि नोटिफाइड हो चुकी है, तो जो मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने अनाउंस किया था कि गैरसैंण जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ की मैंने घोषणा की थी, तो उस पर कार्रवाई की जरूरत है। सवाल है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हिला हवाली और लापरवाही क्यों? वो भी तब जब गैरसैंण के नाम पर बड़े पैमाने पर बैकडोर में भर्तियां भी कर दी गई हों। नेता विपक्ष रह चुके विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्थायी राजधानी भी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, लेकिन स्थायी राजधानी का पता नहीं है। प्रीतम सिंह का कहना है कि अब इस मुद्दे को हल कर लिया जाना चाहिए। ये सही बात है कि अस्थायी राजधानी होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, अस्थायी राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी नहीं है। अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि अस्थायी राजधानी इस प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। राज्य बनने के 2 दशक बाद भी स्थायी राजधानी तय नहीं हो पाना सियासी दलों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव दिखाता है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि स्थायी राजधानी देहरादून हो या फिर गैरसैंण, इस बहुप्रतीक्षित मुद्दे पर तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी वन विकास निगम के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार खटीमा पहुंचे। इस दौरान गहतोड़ी का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं गहतोड़ी ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। बहुत सौभाग्यशाली हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा है और निश्चित जानिए जिस लायक मेरे को समझा, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे।
चमोली से बड़ी खबर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर 2 टेम्पो ट्रैवलर आपस में टकरा गए। एक टेम्पो का ब्रेक फेल होने से दरअसल यह हादसा हुआ। इस हादसे में बाल बाल बचे हैं गाड़ी में सवार यात्री। गाड़ी में 20 से 25 यात्री सवार थे। बद्रीनाथ धाम जा रहे थे कि तभी लामबगड़ के पास ये हादसा हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी में 20 से 25 यात्री सवार थे और लामबगड़ के पास यह हादसा हुआ। रुद्रपुर में पूर्व मेयर के देवर ने एक रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। उसके अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट संचालक और कर्मियों के साथ मारपीट करने के साथ जमकर तोड़फोड़ की। अब घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने एक नामजद समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नामजद आरोपी पर पूर्व में भी आपराधिक केसेस दर्ज है। दरअसल शनिवार की देर रात को पूर्व मेयर का देवर अनिल कोली रुद्रपुर के एक रेस्टोरेंट में पहुंचा था। उसने खाना मांगा था, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ने बंद होने की बात कही, जिसके बाद वहां विवाद खड़ा हो गया और अनिल ने अपने आधा दर्जन साथियों को बुलाया और रेस्टोरेंट संचालक, उसकी पत्नी और कारीगर को पीटने के साथ वहां जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मारपीट में कुछ बच्चों को चोट आई थी, जिनको अस्पताल में ले जाकर के और उनका इलाज भी कराया गया। एक पक्ष की तरफ से तहरीर आई थी जिसमें मुकदमा लिखा गया है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और अन्य माध्यम भी हैं, जिसके माध्यम से हम इसको देख रहे हैं और मेरिट के हिसाब से इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की। देहरादून के एक 5 स्टार होटल की महिला कर्मचारी के साथ रेप करने के मामले में आरोपी गेस्ट 15 साल के लड़के को जुवेनाइल होम यानी बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। शुक्रवार देर शाम देहरादून पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद महिला कर्मचारी का मेडिकल करवाया था, जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद अगले दिन टीनेजर लड़के को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया और फिर उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। आरोपी लड़का छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपने पेरेंट्स के साथ 5 स्टार होटल में रह रहा था। पुलिस के अनुसार जब हाउसकीपिंग में काम करने वाली एक महिला कमरा साफ करने के लिए आई, तो उस समय मौजूद लड़के ने उसे बाथरूम में खींचकर वहां पर दुष्कर्म किया। देखिए, याद की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी कि उनकी जो क्लीनर थी उनके साथ एक घटना ऐसे घटित हुई है वहाँ पे जो गेस्ट रह रहे थे। तो उसकी तहरीर पर फिर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की और जो जुवेनाइल है उसको जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है और विवेचना प्रचलित है। इसमें सारे साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े जमीन पर कब्जे का प्रयास हो रहा है। थाना डालनवाला क्षेत्र के राजपुर रोड पर बन रहे प्रोजेक्ट में तब बवाल हुआ जब प्रोजेक्ट पर कुछ लोग पहुंचे और जमीन पर कब्जा करने लगे। कई गाड़ियों से हूटर बजाते आए लोगों ने गार्ड को पीटकर भगा दिया था। अब मामले की सूचना पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी, तो मौके पर पुलिस को कब्जा धारकों को निकालने में बड़ी ताकत लगानी पड़ी। अब पुलिस ने जमीन को खाली करा लिया है। दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाना डालनवाला बुलाया गया है। देखिए, ज़मीनी जो विवाद है वो टाइटल के ओनरशिप के ऊपर ही है और इसमें दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि आप जो स्टेटस को है वो मेंटेन रखेंगे, वहाँ पे शांति व्यवस्था मेंटेन करके रखेंगे और जो एक पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई है उसको जांच तलब कर दिया गया है। कोटद्वार के सिगड्डी इलाके में बिजली विभाग के लाइनमैन के करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन को उस समय बिजली का तेज झटका लगा जो वो बिजली के खंभे में चढ़कर बिजली की लाइन सही कर रहा था। मामले में बिजली विभाग के जेई का कहना है कि बिजली का शटडाउन था। ऐसे में करंट की सप्लाई कैसे हुई, इसकी जांच जारी है। उधम सिंह नगर के सिडकुल पंत नगर में मोबाइल कंपनी बनाने वाली भगवती प्रोडक्ट्स के 350 श्रमिकों को न्याय की उम्मीद है। श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन को 7 करोड़ का नोटिस भेजा है। सिडकुल पंत नगर में मोबाइल, टैबलेट और एलईडी बनाने वाली भगवती कंपनी ने 2018 में 303 श्रमिकों की छटनी कर दी थी, जिसके विरोध में कर्मियों ने 2.5 साल तक आंदोलन चला रखा था।
अब औद्योगिक न्यायाधिकरण ने छटनी को गैर कानूनी करार देते हुए सभी श्रमिकों को हित लाभ देने के आदेश दिए थे। श्रमिकों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड माइक्रोमैक्स के 351 श्रमिक आज भी न्याय के लिए कोर्ट के आदेशों के बावजूद अपना संघर्ष कर रहे हैं। महिला और पुरुष श्रमिक कंपनी गेट के बाहर लगातार 2.5 साल तक बैठे रहे और न्याय के लिए अभी भी गुहार लगा रहे हैं। शासन प्रशासन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि श्रमिकों को जल्द न्याय मिले। कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रम विभाग ने श्रमिकों को छटनी से लेकर अब तक का वेतन दिलाने की कार्रवाई शुरू करते हुए विभाग ने कंपनी प्रबंधन को 7 करोड़ से अधिक का नोटिस भेज दिया है और भुगतान नहीं करने पर रिकवरी की बात कही गई है। भगवती माइक्रोमैक्स में इन श्रमिक यूनियनों द्वारा अपना क्लेम जो दिया जाता है वो कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिसके संबंध में यहाँ से भी लेटर फिर एम्प्लॉयर के लिए चला गया है। जो फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में सूचना भेजी जाती है उस पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो अभी 23-24 तारीख तक का टाइम उसमें दिया गया है। ऊधम सिंह नगर में पनप रहा श्रमिक असंतोष कंपनियों, श्रमिकों और प्रदेश हित के लिए सही नहीं है। लिहाजा श्रमिक कंपनी के साथ ही सरकारी मशीनरी को इस असंतोष को खत्म करने के लिए बेहद संजीदगी से कार्य करने की जरूरत है, जिसके लिए दूसरी कंपनियां भी यहां निवेश के लिए आ सके। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में 2 दिवसीय परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई कुलपति, प्रोफेसर्स, इतिहासकार, साधु संत और राजनीतिक हस्तियां शिरकत कर रहे हैं। संगोष्ठी का उद्देश्य भगवान परशुराम के बारे में फैली सामाजिक भ्रांतियों को दूर कर उन्हें सभी धर्म जातियों के भगवान के रूप में मान्यता दिलाना है। ऐसी श्री गोष्ठी का ये 2 दिवसीय सम्मेलन देश के सनातन हिंदू विद्वान है यहाँ पर, और भगवान परशुराम जी भी सनातन हिंदुओं के भगवान थे, वो जाति के नहीं थे। ऐसी मिथ्याओं को तोड़ने का काम यहाँ हो रहा है। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा सिर्फ नेम प्लेट और कागजों तक सिमट कर रह गया, लेकिन ऐसे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब राज्य के युवा बोलचाल में संस्कृत को शामिल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। संस्कृत में बातचीत और पढ़ाई करवाने के टिप्स ले रहे ये हैं प्रदेश के वो युवा जो संस्कृत प्रेमी हैं। आज के वक्त में जब अंग्रेजी को प्राथमिकता के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में कुछ युवा प्रदेश भर में संस्कृत को पढ़ाने और बोलचाल में कैसे लाया जाए इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। संस्कृत भारती की तरफ से ये 12 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम देहरादून में चलाया जा रहा है, जिसमें संस्कृत को समान रूप में बोलचाल में इस्तेमाल करने के टिप्स दिए जा रहे हैं। यहाँ से जो शिक्षक लोग यहाँ पे अभी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, ये आगे जाकर के गाँव में या अपने नगर में जाकर के वहाँ के आसपास के बच्चों को, बस्तियों में जाकर के लोगों को संस्कृत बोलना सिखाएंगे। जिस तरह से डेवलप होना चाहिए था, संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए था, आज हमारे संस्कृत विद्यालय भी जो चल रहे हैं उसमें भी बहुत कमी नज़र आ रही है। इसको ठीक करने की कोशिश होगी, हमारी सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। संस्कृत की ट्रेनिंग ले रहे लोगों का मानना है कि संस्कृत पर काम उस स्तर के नहीं हो पाए हैं और इसे खत्म होने से बचाने के लिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को संस्कृत का मूल ज्ञान दिया जाए। संस्कृत भाषा अस्माकं विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी अपि अस्ति और अस्माकं वेद पुराण ग्रंथा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अन्यः धार्मिक ग्रंथाः अपि संस्कृत भाषायामेव लिखिताः सन्ति। संस्कृत भाषा को लेकर लाख दावे और वादे होते रहते हैं, लेकिन असल सच ये भी है कि संस्कृत भाषा के लिए सामान्य जिंदगी में कहीं स्कोप दिखता नहीं, लेकिन फिर भी संस्कृत को बोलचाल में शामिल करने की युवाओं की ये कोशिश जरूर तारीफ के काबिल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
हेमकुंड साहिब में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू होने से तापमान में गिरावट आ गई है। शनिवार को भी हेमकुंड साहिब में अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी। रविवार को भी दोपहर के बाद मौसम बदलते ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू हो गई, जो देर शाम तक चलती रही। तस्वीरों में आप भी बर्फबारी देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमकुंड साहिब में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बरसात के सीजन को लेकर चमोली प्रशासन सतर्क हो गया है और पहाड़ों में मौसम बदलते ही प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट पर रखा गया है। जोशीमठ चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव स्थल है। यहाँ से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। लिहाजा बरसात की वजह से रोड बाधित ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं और सड़कों पर एक्स्ट्रा जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ बीआरओ एनएच को भी अलर्ट पर रखा गया है। रोड में हमने बीआरओ एवं एनएच दोनों की ही टीमों को निर्देशित किया है कि वो जहां जहां पर हमारे लैंडस्लाइड जोन्स हैं, संवेदनशील स्थान हैं, वहां पर पूरी मशीनरी एवं लेबर इत्यादि के साथ रहें। तो हमने ये पूरी व्यवस्था करी है कि तत्काल 1 से 2 घंटे के भीतर जो हमारा रास्ता है वो खुल जाए। जोशीमठ आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए पहली बार प्रशासन ने आपदा राहत किट ग्राम प्रधानों को दिए हैं ताकि अगर सड़क पर यात्री फंस जाते हैं तो यात्रियों को तुरंत सहायता दी जा सके। साथ ही कई ग्राम प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित करके जगह जगह पर हमने यात्री भोजन एवं आवास की व्यवस्था करवाई है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा था कि कई जगह यात्रा बाधित होने से, मार्ग बाधित होने से बसें रुक जाती हैं और यात्रियों को भोजन, आवास, शौचालय इत्यादि की परेशानी होती है। तो इस बार इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, इसीलिए छुट्टी के दिन भी अधिकारी अपने ऑफिस में मौजूद हैं और मौसम को लेकर अलर्ट हैं। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अति संवेदनशील पिथौरागढ़ में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट कर दिया गया। प्रशासन ने खासकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा। असल में इन दिनों ऊंचे इलाकों में बारिश हो रही है, साथ ही ग्लेशियर्स भी गल रहे हैं, जिससे काली नदी का वाटर लेवल काफी बढ़ गया है। साथ ही प्री मानसून बारिश को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम को हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। यही नहीं, सभी एसडीएम को भी आपदाओं से निपटने के लिए निर्देश दिए गए। डिज़ास्टर को लेकर जो प्रिपेयर्डनेस है उसको हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया है और हमारे तहसील के जो कंट्रोल रूम्स हैं वो एक्टिवेटेड मोड पे हैं और इसके अतिरिक्त जो जेसीबीज़ हैं उनके नंबर जो वेरीफाई किया जाना है या उनकी लोकेशंस को लगातार लिया जाना है या रीजनल रिस्पांस सेंटर्स को जो हम ऑपरेशनल करने वाले हैं उन। इन दिनों पहाड़ों में पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। स्कूलों की छुट्टी और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। न्याय के देवता चितई गोलू देवता मंदिर में भी पर्यटकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग गोलू देवता के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, तभी घंटी चढ़ाने के लिए मंदिर में आए। चितई के बारे में सुन के लगता है कि हर साल यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से कई सारी मनोकामना पूरी होती हैं और बहुत अच्छा लगता है आकर के। यहाँ पर बच्चे इसलिए जानते हैं घंटी वाला मंदिर है। मुरादाबाद से आई हूँ। मैंने यहाँ गोलू देवता के बारे में बहुत सुना हुआ है। यहाँ पे न्याय मिलता है, जिसलिए मैं भी यहाँ पे न्याय लेने आई हूँ। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।